नमस्कार। डोगरी कहानी के सफ़र की बात करें तो मौखिक साहित्य में कहानी रही होगी, लेकिन लिखित साहित्य में भगवत प्रसाद साठे का पहला कहानी संग्रह पहला फूल सन 1947 में छपा। दूसरा कहानी संग्रह छपने में 10 वर्ष बीत गए। ललिता मेहता का सुई तागा नामक कहानी संग्रह सन 1957 में छपा। फिर तो कहानी का सफ़र जैसे चल पड़ा और इस कारवां में बहुत से ऐसे साहित्यकार कहानीकार जुड़े जिन्होंने डोगरी कहानी को शीर्ष तक पहुंचाया। चाहे नरेंद्र खजूरिया हों, मदन मोहन शर्मा हों, वेद राही हों, बंधु शर्मा हों, बहुत लंबी सूची है। और उसी सूची में कृष्णा प्रेम ने भी अपनी सार्थकता दर्ज करवाई। थम ते कलावा नामक कहानी संग्रह से उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों को झकझोर दिया। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस अंक में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कृष्णा प्रेम जी से। मैडम, एक्सेलशियर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने हमें यहाँ बुलाया, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। और आगे आप बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको कहानी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आप बचपन में डोगरी साहित्य पढ़ा करती थी या डोगरी में लिखने से पहले आप हिंदी या किसी और भाषा में भी साहित्य सृजन किया करती थीं? बात इस तरह से है कि जब बचपन में हम थे तो उस वक़्त डोगरी का कोई लिखित साहित्य पढ़ने को नहीं मिला था मुझे, जो सीधी सी बात है। लेकिन हमारे घर का जो माहौल था वो 100% डोगरी था। खाना डोगरी, पहनना डोगरी, चलना डोगरी, बातें डोगरी में करनी, खेलना डोगरी में। लोरियाँ हमारी माँ ने हमें डोगरी में सिखाई हैं, जो शायद आज बच्चों को नहीं पता, मुझे आती हैं। हाँ, तो और उस वक़्त ना एक दीनू भाई पंत जी जो हमारे रिलेटिव ही थे, उनकी एक कविता थी, शहर पहलो पहल गए, है ना। ये गुतलू नामक ये संग्रह सन 1944 में छपा था दीनू भाई पंत जी का। तो वो मेरे पिता ही हमें सुनाते थे, तब तो हम पैदा नहीं हुए थे। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे घर का माहौल ना बड़ा पढ़ाई वाला था। ऐसे मेरे बड़े भाई बहन थे ना, दोनों, वो पहले शिमला में पढ़ते थे, फिर उनको जम्मू में बुला लिया, बड़े पढ़ो, ये करो, वो करो। तो हमारे पर भी दबाव रहता था कि पढ़ो। घर का माहौल बड़ा अच्छा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो मेरे पिता ही ना एक बार वो बाज़ार से ना वो ले आए, कायदे ख़रीद के ले आए, पंजाबी का और उर्दू का। कहने लगे, बच्चों आप लोग स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, मैथ भी करते हो, चलो। तो संस्कृत पढ़ाते थे उस वक्त, हमने संस्कृत पढ़ी हुई है, तो आप लोगों को ना पंजाबी भी आनी चाहिए और ये उर्दू भी आना चाहिए। तो हमने कहा ले, बच्चे थे ना, ले, एक और बोझ हमारे पे पिता ने डाल दिया, उर्दू पढ़ो, पंजाबी पढ़ो। वो कहते वो मेरा काम है, मैंने पढ़ाना। और उन्होंने ज़बरदस्ती हमें उर्दू भी पढ़ाया, पंजाबी भी पढ़ाई। तो मैंने एक दिन ऐसे ही कहा, मैंने कहा आप उर्दू का कायदा ले आए, पंजाबी का ले आए, डोगरी का भी ले आते कोई? कहते डोगरी वो पोइम पढ़ो ना आप, शहर पहलो पहल गए। तो और मेरे पास नहीं है, अगर होगा तो मैं ले आऊँगा। तो माते ये आपकी इतनी अच्छी लोरियाँ सुनाती है, डोगरी की कहानियाँ गाती हैं, सिटनियाँ गाती हैं, वो करो ना। मैंने कहा हाँ, वो तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मतलब मेरा कहने का कि मैं शुरू से ही मुझे इससे लगाव था, डोगरी साहित्य पढ़ने का, साहित्य पढ़ने का। हमारे घर में ना मेरे भाई बहनों के लिए, उनके लिए किताबें लगाई थी। धर्म युग आता था उस वक़्त, भारतीय किताब थी। गोरखपुर से कल्याण लगाया हुआ था पिता ने, धार्मिक थे बड़े, पंडित नाम लगता है उनके आगे। तो वो पढ़ते थे, साल के बाद इतना मोटा कल्याण आता था, उसमें छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, छोटी छोटी कविताएं और पुरानी कथाएं। हाँ हाँ, छोटी छोटी धार्मिक। तो वो हमें देते थे निकाल के, पेज ऐसे फोल्ड करके, ये पढ़ो आप लोग। तो हम पढ़ते थे। तो मैंने बोलना भी दही, अगर हम कहानियाँ लिखो तो आप गोरखपुर भेजोगे? वो कहने लगे, कहाँ गोरखपुर, कहाँ जम्मू, कहाँ, तू कहानियाँ लिख, यहीं भेजेंगे तेरी। ऐसे ही मतलब बात। तो कह सकते हैं कि पिताजी से आपको प्रेरणा मिली कहानी लिखने की, मौखिक रूप में। हाँ बिल्कुल। और फिर क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते 8th-9th की बात है, तो धर्म युग पढ़ती थी, इतनी समझ नहीं आती, तो उसकी हिंदी बड़ी शुद्ध थी। तो मैंने एक कविता पढ़ी, वो 2 पेज की कविता थी, उसमें बड़ी अच्छी। तो मैंने क्या किया, खुद कविता लिखी, हिंदी में लिखी, 1 पेज में 2 पेज, उसकी नकल की। मैंने भी 3 पेज की कविता लिखी। फिर उस वक़्त मुबारक मंडी का जो गेट होता था ना, 35 को जाते थे, वहाँ नीचे पोस्ट ऑफिस होता था, वहाँ मैं छुप के गई, वहाँ से लेटर लाई, रजिस्टर लेटर, उसमें वो कविता डाली, धर्म युग से पूरा एड्रेस लिखा, भेज दिया, किसी को पता नहीं।
15 दिन हो गए, रोज़ इंतज़ार करूँ, वो आया नहीं। आगे लेटर उसमें लिखा था इसको दोबारा ठीक करके भेजिए। मेरे दिल को ना ऐसे हुआ, मैंने किसी को नहीं दिखाना। रात को अपने कमरे में छुप के मैंने दोबारा लिखा उसको, वही है ऐसे थोड़ा सा ठीक करके। फिर गई वो मुबारक मंडी के गेट के नीचे, वहाँ से फिर उसको पोस्ट किया, फिर 15 दिन इंतज़ार किया, फिर आ गई। वो कहने लगे ये छपने के योग्य नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़ी बुरी बात हुई। मेरा दिल ना अंदर से ऐसे हो गया कि छपने के योग्य नहीं है, अब क्या किया जाए। उन दिनों क्या हुआ कि शुद्ध महादेव जो है हमारा यहाँ तीर्थ स्थान, यहाँ पे ना बस दुर्घटना हुई, बहुत लोग मर गए, बड़ा ऐसे हुआ। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं था, न्यूज़ ही आती थी, पढ़ते थे हम लोग, तो बड़ा ऐसे हुआ, इतने लोग मर गए, कोई बचा नहीं, ये वो। तो हमारे स्कूल में उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी, उसमें उन्होंने हमें वो दिया यात्रा वृत्तांत ये लिखो, तो 350 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने वो घटना लिखी सारी, मैंने देखा नहीं था, अपने तौर पे बनाई सारी, ऐसे लोग मर गए, ये हुआ, जम्मू में तात आई हुई, इस तरह से। मुझे पहला पुरस्कार मिला उसमें, तो मेरे को ना वो हुआ, प्रोत्साहन मिला आपका। धर्म युग वालों ने मुझे नकार दिया, कोई बात नहीं, तब क्या हुआ, मैं लिखूंगी। स्कूल में चले गए। 9th 10th में हमारी जो प्रिंसिपल थी उनका नाम था बिमला डोगरा, प्रिंसिपल थी, वो हमारे मोहल्ले की थी, बड़ा प्यार करती थी। वो कहने लगे स्कूल के कुछ प्रोग्राम है, इनके लिए ये चीज़ें लिखनी है, आप लिखो। मेरी एक सहेली है सुदेश राज, जो आज राइटर है, वो मेरी क्लास फेलो है, उसको और मुझे लिखने को दी। उनको पता ये लड़कियाँ लिखती हैं, हमने बड़ा उनको मटीरियल लिख के दिया, कविताएँ लिख के दी, लेख लिख के दी, वो कहाँ छपे हमें मिले नहीं, लेकिन हमने लिखा। उसके बाद 11th में फिर मैंने कहानी लिखी, एक याद दो अथरू, पहली डोगरी कहानी, एक याद दो अथरों, 1966 में। फिर वो कॉलेज की मैगज़ीन में छपी। फिर तो बस मुझे तो ऐसे लगे कि मैं घोड़े पे सवार हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने पढ़ा, बड़ी अच्छा लगा। और रेडियो स्टेशन में जाते थे हम, बच्चों के प्रोग्राम भी बड़े हो गए, वहाँ भी कहानियों का प्रोग्राम था ना, त्रिकुटा क्या था वो, 8 बजे आता था रात को, तो वो आज भी चलता है। वो मैं उसमें कहानियाँ देने शुरू हो गई। सुदेश वहाँ लग गई मेरी सहेली, इसने मुझे बुलाना, फिर वो मेरे पास कहानियाँ होती गई, इकट्ठी होती गई। वहाँ भी एक प्रतियोगिता हुई है, रेडियो स्टेशन में भी, प्रतियोगिता नहीं आप कह सकते ऐसे, मतलब उन दिनों परिवार नियोजन की बातें चलती थी। उन्होंने कहा परिवार नियोजन पे कहानी लिखनी है, उन्होंने हमें टाइटल दिया फुल्लें दी डाली, फुल्लें दी डाली। इस पे जो कहानी अच्छी लिख के लाएगा उस कहानी को 2 बार ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, और उसको फीस भी डबल मिलेगी, और साल में जितनी बार वो हम वहाँ पर मतलब ब्रॉडकास्ट करेंगे उसकी फ़ीस आपको मिलेगी। 5-6 हम लोग थे जो मतलब कहानियाँ बोलते थे, तो वो मेरी कहानी सबसे अच्छी है, वो छपी हुई है अभी, वो सुर और ताल 1966 में मेरी किताब छपी थी, उसमें है वो कहानी। वो कहानी मेरी अच्छी लगी उनको। इस तरह से फिर आपका वो सिलसिला चल पड़ा लिखने का। मेरा ना ऐसे अंदर से लगा कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, वो बड़ी अच्छी कहानी, आज भी मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी कहानी है वो। मैडम मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे कहा करते हैं कि साहित्य का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब साहित्य लिखते हैं या किसी को भी, अगर आप किसी को राय देना चाहोगे तब बोलोगे कि अच्छा साहित्य पढ़ो और बहुत अधिक साहित्य पढ़ो। क्या आपको ऐसा लगता है कि अधिक साहित्य पढ़ने से, किसी साहित्यकार विशेष का साहित्य पढ़ने से, उस साहित्यकार का आप पर प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं आप उसी तरह से प्रभावित होकर साहित्य सृजन तो नहीं करते? नहीं, ये ठीक है कि हमें साहित्य पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद हमें बहुत सी चीज़ें ऐसे अच्छी भी लगती हैं उसमें, लेकिन ये तो अपने पे निर्भर करता है ना कि हम अपने से कुछ लिखें या वहाँ से कुछ उठा लें, है ना। लेकिन प्रभाव रहता है, एक प्रभाव रहता है कि अगर ये कहानियाँ हमने अच्छी साहित्य की पढ़ी हैं, अच्छी हैं, सब लोगों को अच्छी लगती हैं, तो हमें भी अब अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। और वहाँ से कई शब्द, कई विचार, कई भाव ऐसे होते हैं जो हमारे मन को छू जाते हैं, तो फिर जब हम खुद लिखते हैं तो वो चीज़ें हमें डोमिनेट करती हैं। तो कहानी में अक्सर कहा जाता है कि कहानी में विम्ब, चलो विम्ब अच्छी चीज़ है, प्रतीक भी अच्छी चीज़ है, बहुत अधिक अलंकारों का प्रयोग कहानी के प्रभाव को तोड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि कहानी में कहानी होना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी में कहानी तभी होती है कि कहानी जब चलती रहे प्रवाह के साथ। कहीं आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने से कहानी का प्रभाव टूटता है, पाठक भी कहीं फंस जाता है फिर पढ़ते पढ़ते? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि कहानियों में बिम्ब का इस्तेमाल थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात मेरे में भी है। मैंने भी कुछ कहानियों में काफ़ी विस्तार से बड़े मुश्किल शब्दों के साथ लिखा हुआ है, कोई बिम्ब बनाए हुए हैं, और मुझे अपने आप में लगा कि जहाँ हम ज़्यादा मुश्किल शब्द लिखते हैं या बिम्ब बनाते हैं तो कहानी को समझने में थोड़ा पाठक से टूट जाती कहानी। पाठक से टूट जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक कहानी लिखी है, अभी नाम नहीं बताऊँगी,
उसमें मैंने काफ़ी बिंब वगैरह इस तरह से लिखे थे, और मुझे एक किसी ने कहा कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें ना आपने बड़ा विस्तार में ले गए हो, आपने बड़े बिंब बनाए हुए हैं, है ना। तो उसके बाद मैंने अचानक छोड़ दिया बिंब बनाना। नहीं, मेरे ख्याल में वो पाठक वर्ग कुछ और है। जो सामान्य पाठक है उसके लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं साधारण भाषा, तो पाठक के साथ बेहतर ढंग से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, जितनी हमारी भाषा अपनी बोली जाने वाली भाषा के साथ जुड़ी होगी लिखने में, वो उतना ही पाठक खुश होता है, उतनी जल्दी उसको समझ आता है। कोई भी चीज़ ले लो आप, जो जिस वक्त कोई चल रही है उसी को हम उसी के शब्दों में, उसी के भाव के मुताबिक लिखें, तो वो पाठकों को ज़्यादा अच्छा लगता है। डोगरी कहानी का आप क्या स्तर समझते हैं, पहले, आज और भविष्य? देखो, डोगरी कहानी इस तरह से है कि अभी इसकी ज़्यादा लंबी उम्र तो हुई नहीं है, जो सीधी सी बात है। अभी आपको खुद ही कह रहे थे कि वो पहली वो गुदलू किताब थी, मतलब वो डोगरी कहानी तो नहीं थी, लेकिन फिर हाँ 1947 में पहला हाँ वो थी। जब 1966 में मैंने अपनी एक किताब लिखी थी सूरत ताल, उस वक़्त मेरे पास किसी महिला की लिखी हुई कोई किताब मेरे पास नहीं थी, और जो ललिता मेहता की किताब थी उस वक़्त मुझे उसका ज्ञान नहीं था, मैं इतनी लोगों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा होता, सिर्फ एक ही पोइम मुझे आती थी, शहर पहलो पहल गए, और कुछ नहीं, सीधी सी बात। लेकिन उसके बाद फिर नरेंद्र खजूरिया जी आ गए, मदन मोहन जो शर्मा जी, उनका घर हमारे घर के साथ है, इकट्ठा है, तो उनके साथ मेरे बड़े अच्छे थे वो, मतलब उनके ड्रामों में मैं हिस्सा लेती थी। बाद में बोलते तू आज बड़ी शैल बोली उथे, मैं कि हाँ, तो अच्छा था, पापा जी बोलते थे उनको हम। साहित्यिक संस्थाओं का कितना बड़ा रोल है डोगरी कहानी को प्लेटफॉर्म देने के लिए? ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा तो है, क्योंकि हमें ही ले लो, हम भी वो बुलाते हैं, 4 लोग आए होते हैं, हम कहानियाँ पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन 50% तो है। अब जितनी मतलब सुनने वाले श्रोता होने चाहिए या लोग, उतने नहीं हैं अभी। ट्रांसलेशन को कितना महत्व देते हैं कि विश्व स्तरीय जो साहित्य है उसकी ट्रांसलेशन डोगरी भाषा में होनी चाहिए, कहाँ तक ये काम हो पाया, या भविष्य में क्या उम्मीदें हैं आपको इससे? ट्रांसलेशन बाहर की जितनी भी भाषाएं हैं उनका होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए, लेकिन होने के बाद जब वो लिटरेचर पढ़ा नहीं जाता, वो बात बड़ी चुभती है। अब मैंने ही 2 किताबें ट्रांसलेट की हैं, एक मैथिली की है, भाषा की है, एक जैपनीज़ है, नावल है, दोनों साहित्य अकेडमी दिल्ली की तरफ से मैंने की हैं ट्रांसलेशन। मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों ने वो पढ़ी हैं। कोई दिल्ली जाएगा, वहाँ से साहित्य अकेडमी से किताब उठा के लाएगा तो पढ़ेगा, तो यहाँ पर तो नहीं मुझे लगता कि कोई किसी के पास हैं वो किताबें या कोई पढ़ रहा है, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। अगर हम बाहर के साहित्य को अच्छा लिख रहे हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए सारे लोगों में, जितने कम से कम संस्थाओं के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, जो पढ़ते हैं। ये काम नहीं हो रहा है। पाठकों की समस्या मेरे ख्याल में मौलिक साहित्य के लिए भी रहेगी और अनुवादित जो साहित्य है उसके लिए भी है, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। नए लेखकों को, विशेषकर कहानीकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जो नए कहानीकार आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि उनको ये मैं कहूँगी कि आप आज की जो समस्याएं जितनी हैं, आज के समय के साथ जुड़ी हुई, उन समस्याओं को लेके लिखें, लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं उनको। दूसरा यही कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सारे समझ सकें, ये नहीं कि जैसे आपने कहा ज़्यादा बीम बना दिए, ज़्यादा मुश्किल कर दिया, वो बच्चों वो कहानी का ना जो सिलसिला होता है टूट जाता है। थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा, मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और आज के विषयों को लेके लिखें, और अगर हो सके तो खुद ही जाके लोगों को कहेंगे भी पढ़ो, मेरे साहित्य को पढ़ो, क्योंकि इतने पाठक तो है। डोगरी कहानी पे भविष्य में भी चर्चाएं होती रहेंगी। अलग अलग शख्सियतों को यहाँ पे बुलाकर हम आपसे परिचय भी करवाएंगे और उनके माध्यम से आपको डोगरी भाषा में लिखी जा रही कहानी के बारे में विस्तार से बताएंगे भी। एक्सेलसियर स्टूडियो से कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ मैं राजेश्वर सिंह राजू अब आपसे इजाज़त लूँगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।